हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रेरणा पोखरा। वेलकम टू विजडम नर्सिंग करियर इंस्टीट्यूट। बच्चों, मैं यहाँ पे आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ और केमिस्ट्री के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर हम लोग काफ़ी सारा पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सेकेंड पार्ट हम लोगों का चल रहा है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सेल, टाइप्स ऑफ सेल, गैल्वेनिक सेल, रेडॉक्स रिएक्शन, हाफ सेल इक्वेशंस, एसएचई रूल, नॉन इक्वेशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बच्चों, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल आता है तो समझा जाता है कि थ्योरी और दोनों पार्ट बहुत बच्चों का स्ट्रांग है, इसलिए न्यूमेरिकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग मेरे साथ कंटिन्यूसली बने रहिए। प्रेरणा मैम आपको सब चीज़ें इजीली सॉल्व करवा देंगी। बच्चों, अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, तो आप लोग हम लोगों को कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो वो चीज़ें आप लोगों के लिए और हमारे लिए दोनों के लिए ज़्यादा ईजी होगी। इसका अलावा आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोस को लाइक मिलेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, मैं खुद भी मोटिवेट होंगी और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए डालती रहूँगी। तो कंटिन्यूसली मेरे साथ आप लोग बने रहो और हम लोग केमिस्ट्री के अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को बहुत अच्छे से और बहुत सही से पूरी तरीके से कंप्लीट करें। तो फर्स्ट में कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लास्ट में हम लोगों ने कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी थोड़ा सा बोरिंग पढ़ा था बिकॉज फिजिक्स से रिलेटेड था। अब जिन स्टूडेंट्स को फिजिक्स अच्छी नहीं लगती उनके लिए थोड़ा बोरिंग था, जिन्हें अच्छी लगती है उनके लिए ओम्स लॉ वगैरह बिल्कुल बेसिक फंडा था। ठीक है, तो अब हम लोग आज इसके अलावा आगे का पार्ट पढ़ते हैं। बच्चों, आगे हम लोगों का यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक लाइट। बच्चों, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पॉइंट होता है इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, आपने ये एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर आपने एक सॉल्यूशन को फिलअप किया और यहाँ पे आपने 2 रॉड ली और इनका अरेंजमेंट किया। तो बस जो आप लोग यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं उसी को इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, जो कि आयंस की फॉर्म के अंदर होते हैं, जो एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो आप लोगों के होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा बच्चों आप लोगों का होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है आप लोगों का वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हम लोगों को देखना है और क्यों देखना है इसका आंसर भी मैं आप लोगों को आगे करूंगी। बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो कि कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर, उन्हें हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। बच्चों, हुआ ऐसा कुछ है कि ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर एक सॉल्यूशन को भरा और मैंने किसी इलेक्ट्रोलाइट को डाला। जब मैं किसी इलेक्ट्रोलाइट को इसके अंदर डाल रही हूँ तो वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहा है। कंप्लीटली आयोनाइज का मतलब क्या हुआ कि वो 100% आयंस की फॉर्म के अंदर ब्रेक हो गया। आपके पास यहाँ पे HCl है, HCl को अपने सॉल्यूशन के अंदर डाला तो ये यहाँ पे क्या हो गया आपका H प्लस प्लस Cl माइनस। इस तरीके से ये यहाँ पे 2 पार्ट के अंदर ब्रेक हुआ और जो ये ब्रेक हुआ ये 100% आपका ब्रेक हुआ। इस केस के अंदर जो है बच्चों आप लोगों की रिएक्शंस इस डायरेक्शन के अंदर वापस से नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो 100% डिसोसिएट हो चुका है, 100% हो चुका है। तो ये आप लोगों का बोथ डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन नहीं करेगा, ओनली वन डायरेक्शन, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर इस तरीके से जाके इसको बना लेगा। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो कि कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते कौन कौन से, बच्चों जो भी आप लोगों के सॉल्ट होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, वो सब आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि वो आपके यहाँ पे कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। मतलब 100% वो क्या हो रहे हैं, आपके आयोनाइज्ड हो रहे हैं। 100% आयोनाइज्ड होने की वजह से उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट सबको, यस। तो ये आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल क्या हुआ, ऑल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल होंगे। लाइक अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको HCl। क्या हुआ, 2 पार्ट के अंदर ब्रेक हुआ, H प्लस प्लस Cl माइनस।
क्या हो गया आपका 100% डिसोसिएट हो गया। ये रिएक्शंस राइट टू लेफ्ट तो जाएगी बट लेफ्ट टू राइट वापस से नहीं आएगी। तो ये आप लोगों का 100% डिसोसिएट हो चुका है। डिसोसिएशन को हम लोग आपका बच्चों के से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कुछ जगह आपका अल्फा से भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये 100% आपका डिसोसिएट हो चुका है। कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं NaOH। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है आप लोगों का, तो ये दो पार्ट के अंदर ब्रेक हो गया Na+ और आपका OH-। ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये भी क्या हो गया बच्चों आपका 100% आपका आयोनाइज्ड हुआ है। तो जो आपके 100% आयोनाइज्ड हो जाते हैं उन्हें हम लोग यहाँ पे आप लोगों का क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हुआ सबको? गुड। बच्चों क्यों पढ़ा रही हूँ ये, क्योंकि अभी हम लोगों को ये यूज आएंगे। हम लोग आगे इंपॉर्टेंट रोल कोलराउस लॉ आप लोगों का यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों को आगे यूज आएगा, इसलिए हम लोगों को इसको यहाँ पे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, विच आर नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन आयोनिक सॉल्यूशन। बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट आप लोग के क्या होंगे, जो आयोनिक सॉल्यूशंस के अंदर आपके कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हो रहे हैं। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे एक कंटेनर लिया और यहाँ पे आपने इनको डाला, डालने पे वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हो रहे हैं, कुछ पार्ट वहां पे उनका बच जाता है। जैसे कि मैंने लिया CH3COOH, ठीक है, तो ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ CH3COO- और H+। बट बच्चों ये यहाँ पे 100% आयोनाइज नहीं हो रहा है। थोड़ी देर बाद अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये वापस से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ ही परसेंट ये आप लोगों का यहाँ पे आयोनाइज्ड हो रहा है। जब कोई कुछ ही परसेंट यहाँ पे आपका आयोनाइज्ड होगा तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? यस, क्लियर है सबको? यस। तो ये होता है आप लोगों का वीक इलेक्ट्रोलाइट विच आर नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता है। तो आपको बच्चों पॉइंट को ध्यान रखना है, which are completely ionized is called strong electrolyte, which are not completely ionized is called weak electrolyte। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल थे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के क्या एग्जांपल होंगे बच्चों, वीक एसिड, वीक बेस। CH3COOH क्या है आप लोगों का, वीक एसिड है, यस और नो? यस। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल क्या होंगे, ऑल कार्बोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड को छोड़ के जितने भी आप लोगों के कार्बोनिक एसिड होते हैं वो सब आप लोगों के वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आते हैं। CH3COOH इथेनोइक एसिड, HCN अमोनिया, NH3 क्या होता है बच्चों, अमोनिया, और ये क्या होता है आप लोगों का अमाइन। ठीक है, ये सब आप लोगों के क्या होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट, यस और नो? क्लियर है? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोगों का है कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक एंड मेटेलिक कंडक्शन। बच्चों अगर आपको पहले पता है तो मैंने आप लोगों का मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बीच में आपको डिफरेंस बताया था। क्या डिफरेंस बताया था, मेटेलिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होकर आयंस का फ्लो होता है। तो मेटेलिक कंडक्टर के अंदर कोई रिएक्शंस नहीं होती है, लेकिन आयनिक कंडक्टर के अंदर क्या होगा, रिएक्शन होगी। कहाँ पढ़ा था ये हम लोगों ने, लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे वही है कि हम लोग इनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। किन किन के बीच में डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है आप लोगों का, मेटेलिक कंडक्टेंस, मेटेलिक कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बीच में। क्या डिफरेंस है बच्चों, फर्स्ट डिफरेंस है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो बाय मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पॉइंट क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे किसका मूवमेंट होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स का। पहले भी ये पॉइंट डिस्कस किया था, कैसे होता है, ये आप लोगों का इस तरीके का एक वायर है और इसके अंदर आप लोग किसका फ्लो हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मेटेलिक कंडक्टेंट। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस, यहाँ पे किसका मूवमेंट हो रहा है, आयंस का। आयंस का मूवमेंट कैसा होगा,
ये आप लोगों ने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर सॉल्यूशन को फिलअप किया और यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोलाइट्स लगा दिए और इनके बीच में यहाँ पे इस तरीके से कनेक्शन कर दिया। तो ये वाली रोड एक पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव है, एक एनोड है, एक कैथोड है ना। तब जब ये रोड यहाँ पे है तो इस केस में यहाँ पे किसका फ्लो हो रहा है, आयंस का। आयंस की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, किसका फ्लो हो रहा है यहाँ पे बच्चों, आप लोगों का किसका फ्लो हो रहा है, आयंस का, और यहाँ पे किसका फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। नो केमिकल चेंज अकर्स, ऑब्वियस सी चीज है, जब कुछ हो ही नहीं रहा तो केमिकल रिएक्शंस नहीं होगी, केमिकल रिएक्शंस ही नहीं होगी तो कैसे कोई केमिकल चेंज होगा। इलेक्ट्रॉन से, ये एक रॉड है, एक वायर है, इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, कोई केमिकल चेंज हुआ नहीं, पक्का। यहाँ पे केमिकल चेंज होगा या नहीं होगा, होगा बच्चों। जो आपका इलेक्ट्रोड है उस पर कुछ तो रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन कैसी होगी, या तो रिएक्शन में ऑक्सीडाइजेशन होगा या रिडक्शन होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा या रिड्यूस होगा ना, यस और नो, होगा, यस। तो ऑक्सीडाइज होगा और आप लोगों का यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो इस वाली केस के अंदर बच्चों आप लोगों का क्या होगा, इलेक्ट्रोड पे रिएक्शंस होगी। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ मैटर इन द फॉर्म ऑफ आयंस, यहाँ पे आयंस की फॉर्म के अंदर मैटर आपका क्या होगा, ट्रांसफर होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, यस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट डज नॉट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर ड्यूरिंग द करंट फ्लो। जब आप करंट फ्लो करवा रहे हैं तो किसी मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा, जबकि इसमें क्या होगा बच्चों, मैटर का ट्रांसफर होगा। अब बोलोगे मैम कैसे होगा, बच्चों अगर आप लोगों को पता है तो मैंने आप लोगों को एक गैल्वेनिक सेल वाली इक्वेशंस बताई थी, याद है किसी को, पढ़ चुके हैं हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में। यहाँ चेक करो, हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल वाली, एक मिनट रुकेंगे आप लोग, गैल्वेनिक सेल वाली इक्वेशंस दिखाते हैं आपको। बच्चों इस वाली इक्वेशंस को देखो, इस वाली इक्वेशन के अंदर क्या हो रहा है, हाँ अब चेक करें इस वाली इक्वेशंस के अंदर क्या हो रहा है, दिखाई दे रही है इक्वेशन आप लोगों को। इस वाली इक्वेशंस के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, जल्दी से बताएं मुझे कि आप लोगों का ये कौन सा सेल है, गैल्वेनिक सेल। तो ये आप लोगों का क्या हुआ, कंडक्टिविटी, दो कंटेनर है, ये दो कंटेनर है, दोनों के अंदर क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट आप लोगों का सॉल्यूशन फिलअप है। यहाँ पे आप लोगों का जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो इस वाले केस के अंदर बच्चों आपका किसका है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ पे आपका फिलअप है। अब क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, देखो अभी आप दिख रहे हो, रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, यहाँ पे आप लोगों की चेक करो। देखें यहाँ पे आप लोगों की रिएक्शंस होगी, ये देखो यहाँ पे ये जिंक है, जिंक क्या कर रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर फ्लो हो रहे हैं, तो यहाँ पे रिएक्शंस हो रही है आप लोगों की, केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे परफॉर्म कर रही है, यस और नो, यस। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों की केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हम लोगों का, कि आपका मास के अंदर भी बच्चों आप लोगों का क्या होगा, चेंज आएगा। आयंस का फ्लो हो रहा है, देखो आयंस मतलब इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेज, इनका आप लोगों का फ्लो हो रहा है। समझ में आया बच्चों आप लोगों को कि यहाँ पे हम लोग किस तरीके से हो रहा है ये प्रोसेस आप लोगों का, यस और नो, क्लियर है, क्लियर है सबको। तो मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग ऑलरेडी इस चीज को पहले कर चुके हैं, उसी चीज को यहाँ पे आपका मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंदर एक्सप्लेन किया जा रहा है बच्चों, बस वही आप लोगों की यहाँ पे फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो क्लियर है ये वाला पॉइंट आप लोगों को कि इट डज नॉट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर, यहाँ पे किसी भी मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है, जबकि यहाँ पे आप लोगों का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओम्स लॉ इज फॉलोड। देखो इलेक्ट्रॉन से तो आप लोगों का क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, तो C इक्वल टू 1/r, रेजिस्टेंस हुई ना, इलेक्ट्रॉन रेजिस्टिविटी हुई, तो ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। क्यों, क्योंकि ये आप लोगों के यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है, तो ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, बिकॉज ओम्स लॉ क्या बोलता है, C इक्वल टू 1/r, ठीक है। ओम्स लॉ इज फॉलोड, बच्चों ये भी आप लोगों का ओम्स लॉ को फॉलो करेगा,
दोनों के अंदर आप लोगों के क्या होगा, ओम्स लॉ वर्क करेगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बच्चों आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने पे मेटल वायर है ना बच्चों, मेटल का वायर है, अब आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा नॉर्मल। यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, पहले आपने कुछ और टेम्परेचर ले रहा था, अब आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चार्जेस क्या होंगे और जल्दी फ्लो होने पड़ेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, डिफरेंस समझो। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे है आप लोगों के चार्जेस और यहाँ पे है आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स, वहां पे है आप लोगों के इलेक्ट्रोड। इस वजह से इस तरीके की सिचुएशन आप लोगों की हो रही है। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट क्या हो रहा है, फेराडे लॉ इज नॉट फॉलोड। बच्चों ये वाला जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो आप लोगों का है, सॉरी मेटेलिक जो कंडक्शन है ये फेराडे लॉ को फॉलो नहीं करेगा। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है ये फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोड को फॉलो करेगा। पॉइंट याद है मैम फेराडे लॉ क्या है बेटा, इस पॉइंट को जरूर मैं आपको बाद में समझाऊंगी। फेराडे लॉ अभी हमारे सिलेबस में है जिसको हम लोग नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट में आई डोंट थिंक सो हम पढ़ पाएंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो वहां पे मैं आप लोगों को इजीली फेराडे लॉ के बारे में भी बता दूंगी, तो इस वाले पॉइंट को भी हम लोग छोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया दोनों के बीच में कि आप लोगों के क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस। अब बच्चों हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पे है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन। बच्चों हम लोग आयोनिक सॉल्यूशंस के अंदर जो आप लोगों की कंडक्टिविटी है उसको यहाँ पे आप लोगों का मेजर करेंगे। समझ रहे हो, हम लोग क्या करेंगे, जो आप लोगों के पास आयोनिक सॉल्यूशन है उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे कंडक्टिविटी को मेजर करना है। बच्चों जब किसी भी आयोनिक सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं तो हम लोग दो तरीके की प्रॉब्लम को यहाँ पे फेस करते हैं। अब वो प्रॉब्लम कौन सी है और उसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, इन सब के बारे में हम लोग बच्चों आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को समझना है मेजरमेंट द कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन। फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयोनिक सॉल्यूशन वी फेस टू प्रॉब्लम्स। तो हम लोग को यहाँ पे दो तरीके की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। पॉइंट को ध्यान से समझो, कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन आपको क्या मेजर करना है बच्चों, कंडक्टिविटी को मेजर करना है। अब मुझे ये मत बोलना मैम हम कंडक्टिविटी नहीं जानते, कंडक्टिविटी सबको पता है ना, रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को ही क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो कंडक्टिविटी क्या है बच्चों, रो, 1/रो। तो हम लोग को यहाँ पे किसको फाइंड करना है, 1/रो को फाइंड करना है। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है वो यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करेंगे, तो आप लोग लास्ट वीडियो लेक्चर जरूर देख के आए, वहां पे मैंने पूरा बताया कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी सब। तो बच्चों कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, आपको 1/रो यहाँ पे मेजर करना है। मेजर द रेजिस्टेंस, अब हम लोग किसकी हेल्प से मेजर करेंगे, रेजिस्टेंस की हेल्प से। क्यों, क्योंकि आपको पता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A और R इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बच्चों, रो L/A। तो रो यहाँ पे क्या है आप लोगों का स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, 1/रो में हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे कैसे, R × A/L इक्वल टू रो। 1/रो क्या हो जाएगा, 1/R × L/A इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/रो। यस और नो, क्लियर है, पढ़ा था ना, यस। फॉर मैजिक, तो हम लोग क्या मेजर, कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए बच्चों हम लोग पहले क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। अगर हम लोगों को रेजिस्टेंस को मेजर करना है किसी भी आयोनिक सॉल्यूशन में तो हम लोग दो प्रॉब्लम फेस करते हैं। आयोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, ये सेम, ये कंटेनर, ये एक और आप लोगों का यहाँ पे कंटेनर, इसके अंदर बच्चों हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को डाला और यहाँ पे आपके दो इलेक्ट्रोड्स लिए और इन दो इलेक्ट्रोड्स को हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया।
अब आपको क्या करना है, इस सॉल्यूशंस के अंदर जो ये सॉल्यूशन है ये और ये, इन सॉल्यूशन के अंदर रेजिस्टिविटी को, ये यहाँ पे ये इसको मेजर आपको करना है। तो जब हम लोग बच्चों इनको मेजर करते हैं तो हम दो प्रॉब्लम को यहाँ पे फेस करते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम है ये? पासिंग डायरेक्ट करंट चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। बच्चों अगर आप लोगों ने क्या किया है, ये कंटेनर लिया और ये आपका कंटेनर लिया और यहाँ पे हम लोगों ने ये इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट को फिलअप कर दिया और यहाँ पे डायरेक्ट करंट को पास किया। अच्छा पहले तो मुझे जल्दी से कमेंट करके जल्दी से जल्दी फटाफट से सबसे पहले कौन आंसर करता है, किसका क्वेश्चन बोलने दो। अब मुझे तैयार है ना आपका आंसर करने के लिए। आपके घर के अंदर कौन सा करंट आता है, डीसी और एसी? जल्दी 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 फास्ट जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, डीसी और एसी कौन सा आता है आपके घर के अंदर, बताएं कौन सा आता है? डीसी। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने डीसी आंसर किया है, जो कि बिल्कुल 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 भी सही नहीं है क्या सही? नहीं बेटा, आपके घर के अंदर डीसी नहीं एसी आता है। डीसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट और एसी की फुल फॉर्म होती है बच्चों अल्टरनेट करंट। अगर हमारे घर के अंदर डायरेक्ट करंट आने लग गया, और जिन बच्चों को याद नहीं है ना उनके मैं फिजिक्स चेक कर रही हूँ, इसका मतलब आपके फिजिक्स कितने स्ट्रांग है। मैम हमें तो लगा था हमारी तो केमिस्ट्री ही वीक है, लेकिन जब हम लोग आपसे पढ़े तो हमें पता चला कि हमारी तो फिजिक्स भी वीक है ना बच्चों? आपके घर के अंदर अल्टरनेट करंट आता है। इन केस अगर आपके घर के अंदर डीसी करंट की सप्लाई कर दी जाएगी डायरेक्ट करंट की, तो उस केस में आपके घर के अंदर टीवी कूलर सब उड़ जाएंगे। आपने एक साथ टीवी मिक्सचर फ्रिज एसी ये सब चला रखा है, हीटर जनरेटर ये सब अगर आपने एक साथ चला रखे तो डायरेक्ट करंट की सप्लाई इतनी खतरनाक तरीके से होगी कि सब उड़ जाएंगी। इसलिए हमारे घर के अंदर अल्टरनेट करंट ऐसे यूज होता है। ठीक है, सेम चीज हम लोग बच्चों यहाँ पे बात कर रहे हैं। जब आप लोगों का यहाँ पे क्या होता है, देखो पासिंग डायरेक्ट करंट चेंज द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट करंट को पास करते हैं तो जो सॉल्यूशन के कंपोजिशन होते हैं बच्चों वो चेंज हो जाते हैं। एनोड कैथोड कैथोड एनोड, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है डायरेक्ट करंट को अगर हम लोगों ने वहां पे आपका पास किया है तो अब हम लोग क्या करें, डायरेक्ट करंट आपको पास होने से बचाने के लिए हमें और प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम समझ में आई। नाउ सेकेंड प्रॉब्लम आप लोगों की क्या होती है, अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द ब्रिज लाइक अ मेटेलिक वायर और अदर सॉलिड कंडक्टर। अब देखो फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये थी कि आप लोगों का डीसी की वजह से कंपोजिशन चेंज हो जाते थे। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि सॉल्यूशन में अगर आप लोग कनेक्ट करते हैं, बच्चों ये आपने एक कंटेनर लिया और ये आपका एक और कंटेनर, दोनों के अंदर आपने यहाँ पे क्या किया, सॉल्यूशन को फिलअप कर दिया। अब सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू दी ब्रिज लाइक अ मेटेलिक वायर। आपने ये मेटेलिक वायर से सॉल्यूशन को कनेक्ट कर दिया और अदर सॉलिड कंडक्टर। अब आप क्या कर रहे हैं, मेटेलिक वायर के थ्रू अगर इनको कनेक्ट कर रहे हैं तो किसी सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड के अंदर मेटल का वायर डालेंगे तो क्या होगा, झटका लगेगा, झटका ही लगेगा ना। नॉर्मल सी चीज सोचो। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ना तो हम लोग सॉल्ट ब्रिज डाल सकते हैं, सॉल्ट ब्रिज क्या करती है, दोनों सॉल्यूशन के बीच में कंडक्टिविटी को मेंटेन करने का काम करती है, बट हमें तो फाइंड ही कंडक्टिविटी करनी है तो हम सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं कर सकते। मेटल का वायर तो झटका दे देगा हम लोगों को, तो वो भी हम लोग यूज नहीं करते। तो फिर अब करे तो करे क्या, हम तो फंस गए। आपने हमको बोल भी दिया है कि कंडक्टिविटी या रजिस्टिविटी को मेजर करो, मेजर कर रहे हैं तो दो प्रॉब्लम आ रही है। फर्स्ट प्रॉब्लम है कि डीसी करंट जो कंपोजिशन है उनकी पोजीशन को चेंज कर देता है, और दूसरी प्रॉब्लम कि हम लोग ना तो सॉल्ट ब्रिज यूज कर सकते हैं ना ही मेटेलिक वायर आपका वहां पे यूज कर सकते हैं। अब जब दोनों ही नहीं यूज कर सकते बच्चों तो क्या किया जाए, बताएं क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए मार दिया जाए, बोलो छोड़ दिया जाए मार दीजिए, मार दिया जाए, छोड़ेंगे तो नहीं है ना, छोड़ना नहीं है तो मारना है। तो अब हम लोग इसको मारते हैं, कैसे मारेंगे देखो इधर,
फर्स्ट डिफिकल्टी को रिजॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करें, डीसी की जगह एसी का यूज कर ले, जो कि आपके घर के अंदर हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट द एयर कंडीशनर, आई एम सेइंग अबाउट द अल्टरनेट करंट। क्या एसी मतलब एयर कंडीशनर पे मत जाना, बाहर ठंडे, हमारे यहाँ तो बहुत ठंडे। तो एयर कंडीशनर की बात नहीं की जा रही है, किसकी बात की जा रही है आप लोगों के यहाँ पे, किसकी बात की जा रही है, अल्टरनेट करंट की, जो कि आपके घर के अंदर आता है। बच्चों क्या हो रहा था, देखो मस्ती नहीं, बात पे ध्यान दो। जब हम लोग वहां पे डीसी की सप्लाई दे रहे थे, जब आपने डीसी की सप्लाई दी तो उसके पोजीशन चेंज हो रहे थे, कंपोजिशन चेंज हो रहे थे। हमने बोला ठीक है, डीसी की जगह हम लोग ऐसे यूज कर लेते। ऐसे क्या होता है, अल्टरनेट आता है। डीसी में क्या हो रहा है कि ये आप लोगों ने कंटेनर लिया और यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों ने किया, ये डीसी में तो डायरेक्ट करंट की सप्लाई हो रही है, तो कंपोजिशन क्या हो रहे थे आपकी, चेंज हो रहे थे। अब ऐसे में क्या हो रहा है, डायरेक्ट नहीं हो रहा है, ये सप्लाई हुई रुक गई, फिर अल्टरनेट सप्लाई हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो हमारा एक काम तो यही हो गया। क्लियर। तो फर्स्ट प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया, डीसी की जगह हम लोगों ने एसी को यूज कर लिया। क्लियर, एनी डाउट, नो, गुड। तो अल्टरनेटिव करंट ऐसी सोर्स ऑफ पावर को बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे आपका यूज किया है। सेकेंड प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय यूजिंग अ स्पेशली डिजाइन विसेल कॉल्ड कंडक्टिविटी सेल। बच्चों सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं था, और कोई तरीका नहीं होने की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों का क्या किया है, एक स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सेल को डिजाइन किया है। किसको डिजाइन किया है, एक कंडक्टिविटी सेल को आप लोगों का डिजाइन किया गया है। उस कंडक्टिविटी सेल के थ्रू बच्चों हम लोग यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस मेजर कर पाएंगे वायर का, और उसकी वजह से फिर हम लोग आपका कंडक्टिविटी निकल जाएगी। क्लियर हुआ, ओके। देखते हैं हम लोगों का सेल किस तरीके से है। इट इज अवेलेबल इन सेवरल डिजाइन। बच्चों सेल है अलग अलग डिजाइन में अवेलेबल है। एक साइंटिस्ट ने सेल को इस तरीके से डिजाइन किया, तो दूसरे साइंटिस्ट ने बोला नहीं तो इस तरीके से बनाऊंगा। तो सबने अपने अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के अंदर उसको कर दिया। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूज मत हो ना कि कौन सी वाली में है। तो सेवरल डिजाइन के अंदर ये आप लोगों के अवेलेबल होते हैं कंडक्टिविटी सेल। यहाँ पे ये आप लोगों का बच्चों कंडक्टिविटी सेल यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये आप लोगों का कंडक्टिविटी सेल है। दो तरीके के कंडक्टिविटी सेल मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाए हैं। बच्चों क्या हो रहा है, इस वाले कंडक्टिविटी और इस वाले कंडक्टिविटी सेल एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। बच्चों यहाँ पे आप लोगों का क्या हुआ है, ये आप लोगों का प्लेटिनम का एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे आप लोगों का लिया गया है। ये आप लोगों के प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। सेम इधर भी आप लोगों का एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया गया है। और बच्चों ये क्या है आप लोगों की, ये है ग्लास ट्यूब। क्या है ये आप लोगों की, ग्लास ट्यूब। और ग्लास ट्यूब के अंदर हम लोगों ने प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा दिया है, और ये आप लोगों का प्लेटिनम का ही वायर है, और इधर से एक वायर आ रहा है और यहां से आप लोगों का एक वायर आ रहा है। ठीक है, किसका वायर है ये आप लोगों का, प्लेटिनम वायर है, जो कि आप लोग का इनर्ट एटमॉस्फेयर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये किसका वायर है बच्चों, आप लोग का प्लेटिनम वायर। क्लियर, यस और नो, यस। तो यहाँ पे हम लोगों ने आप लोगों का एक सेल को इस तरीके से डिजाइन किया। इस सेल के थोड़ा सा हम लोगों ने शेप को चेंज कर दिया, और शेप को चेंज करके हम लोगों ने लिया इस तरीके से ग्लास की एक ट्यूब ली है, और यहाँ पे ये आप लोगों के दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दिए गए हैं, और ये आप लोगों के यहाँ पे प्लेटिनम के वायर है। ये दोनों किसके वायर है इसके अंदर, प्लेटिनम वायर, और इनको यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। अब बच्चों जिसका भी आपको अगर नहीं समझ में आया है तो 1 मिनट लगेगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे दोबारा बना के बता देती हूँ कि किस तरीके का यहाँ पे आपका अरेंजमेंट है। देखो बच्चों क्या किया हुआ है, ये वाला समझते हैं।
हम लोग यहाँ पे आप लोगों का अरेंजमेंट बताती हूँ मैं आपको। बच्चे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, उस पे ड्राइंग पे ना जाए, ठीक है। ये आप लोगों का यहाँ पे लिया, इसको थोड़ा सा सुंदर बनाए क्या, चलो इसको सुंदर बना देते हैं, सुंदर के चक्कर में बदसूरत ना हो जाए। ड्राइंग तो मेरी माशाल्लाह है। हाँ बच्चों, ये आप लोगों के दो यहाँ पे मैंने क्या किए, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड ले लिए हैं। और बच्चों ये यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा, कनेक्टिंग वायर, ये यहाँ से आप लोगों का इस तरीके से ये कनेक्टिंग वायर हो जाएगा कि आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जिस भी वायर को आपको कनेक्ट करना है उस वायर को यहाँ पे बच्चों आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके का ये एक अरेंजमेंट है। ये दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों है आपके प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये इस तरीके का एक अरेंजमेंट किया गया है और ये वायर भी प्लेटिनम की वायर ही है। दूसरा अरेंजमेंट में क्या किया गया बच्चों, कुछ नहीं, ये एक इस तरीके से ग्लास की ट्यूब ली गई है, ये ग्लास की ट्यूब है। यार बच्चों राइट प्लीज यार, ड्राइंग पे ना जाएं। मेरी ड्राइंग अच्छी होती तो मैं ड्राइंग सब्जेक्ट ले लेती, मैंने ड्राइंग इसीलिए नहीं ली क्योंकि मुझे ड्राइंग आती नहीं है। ओके ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिया। और बच्चों ये हो गए यहाँ पे प्लैटिनम के दो इलेक्ट्रोड, और ये हो गया बच्चों यहाँ पे इसके कनेक्टिंग वायर, ठीक है। ये क्या है, प्लैटिनम, देखो भी तो नहीं बची, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, समझ गए होंगे तुम लोग, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड है और ये दोनों आपकी कनेक्टिंग वायर है। तो इस तरीके का बच्चों आपका अरेंजमेंट किया गया है। अब देखो हमें क्या करना है, मेजर करना है। क्या मेजर करना है हम लोग को, कंडक्टिविटी, लेकिन हम लोग किससे कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। अब जिस भी वायर का आपको कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस मेजर करना है उस वायर को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करते उसकी रेजिस्टिविटी हम लोग मेजर कर लेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? क्लियर हुआ सब बच्चों को, पक्का सही से? तो देखो यहाँ पे अब हम लोग इसको मेजर करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड वहां पे आप लोगों के लगे हुए हैं, कॉटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक, और उसके ऊपर क्या हो रहा है, प्लेटिनम ब्लैक आप लोगों का कॉटेड हो रहा है, ठीक है। फाइनली डिवाइडेड मेटेलिक प्लेटिनम इज डिपोजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोकेमिकली, मतलब कुछ नहीं है, ये कंटेनर था, सॉरी अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे आपका सेल डिजाइन किया था, जहाँ पे ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड थे और ये आपके कनेक्टिंग वायर थे, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर ब्लैक कलर का कोटिंग की हुई है, ठीक है, ब्लैक कोटिंग आप लोगों की इसके ऊपर की गई है। क्लियर हुआ? ओके। अब क्या हुआ, दीज हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू ए। अब भाई जिस आपको उसका निकालना है, समझे, जिसका भी आपको निकालना है वायर का, तो ये आप लोगों का एक वायर में मानती हूँ, छोड़ो, ये आप लोगों का वायर है, पतला सा वायर दिख रहा है यार, मजा नहीं आ रहा वायर में, हाँ चल जा, ये आप लोगों का एक वायर है, ठीक है। अब बच्चों जब ये आप लोगों का यहाँ पे एक वायर है, तो मुझे बताएं कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब ये बच्चों ये आप लोगों का क्या है, एक वायर है। अब वायर में क्या हो जाएगा, ये यहां से यहां तक का, इसका क्या हो जाएगा, ए, मतलब यहां से यहां अगर आप लोग जा रहे हैं तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये बच्चों ये वाला पार्ट, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ये सर नो,
और ये यहां से यहां तक की क्या हो गई, इसकी लेंथ हो गई ना वायर की। जिस वायर की आपकी कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी मेजर करनी है तो उसका हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया और आप लोगों को रजिस्टिविटी। यस और नो? यस। तो देखो दीज है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ए एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है आप लोगों के एल। Therefore, solution confined between these electrode in a column of length and area of cross section. The resistance of such a column of solution is then given by the equation. अरे बच्चों कुछ नहीं है, आपने वायर को कनेक्ट किया तो वायर को कनेक्ट किया, उसकी रजिस्टिविटी मेजर करनी है। रजिस्टिविटी क्या होती है? एल बाई ए। एल क्या होता है? उसकी लेंथ। ए क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आर इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? रो एल बाई ए। आर इक्वल टू क्या होता है आपका? रो एल बाई ए। यस और नो? ओके। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है, और वो पॉइंट यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट ये है बच्चों, ये मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था। जो 1/रो होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और बच्चों इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कप्पा से। और कप्पा बोल रही हूँ मैं, कटप्पा नहीं बोल रही हूँ। KAPPA। क्या बोल रही हूँ मैं? KAPPA। इट्स अ कप्पा, नोट अ कटप्पा। बहुत सारे लोगों को बाहुबली मूवी की याद आ गई होगी, मैम कटप्पा नहीं, कटप्पा नहीं, कप्पा। तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कप्पा से आप लोगों का इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बच्चों 1/रो की वैल्यू क्या है? कप्पा। तो रो की वैल्यू कितनी होगी? 1/कप्पा। यस और नो? यस। तो अब यहाँ पे चेक करो, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रो की वैल्यू क्या होगी? 1/कप्पा। तो क्या मैं लिख सकती हूँ? आर इक्वल टू 1/कप्पा मल्टीप्लाई एल बाई ए। क्या आपको पता है कि एल बाई ए जो आप लोगों का होता है इसको सेल कांस्टेंट बोलते हैं? हाँ या ना? मैम हम तो सब भूल गए हैं, तो मैं सब याद दिलाना पड़ेगा। चलो आ जाओ, सब याद दिलाते हैं। इधर देखो, समझो जल्दी से। बच्चों क्या था? C इक्वल टू 1/r था, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए था, और प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रो L बाई ए। R इक्वल टू क्या हो गया था आप लोगों का यहाँ पे? रो L बाई ए। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं है? रो की वैल्यू निकालनी है, R मल्टीप्लाई ए अपॉन एल इक्वल टू था आप लोगों का रो। यस, ये तो था रो। अब मुझे चाहिए 1/रो। तो 1/रो के लिए आपका क्या होगा? 1/r मल्टीप्लाई एल बाई ए इक्वल टू 1/रो हो गया। अब पॉइंट ये है कि मैं बोल रही हूं कि 1/रो इक्वल टू होता है आप लोगों का कप्पा, और कप्पा इक्वल टू हो सॉरी, तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/कप्पा हो गया। रो इक्वल टू 1/कप्पा। डाउट? एल बाई ए इक्वल टू आप लोग का होता है सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं G स्टार या फिर X से। हाँ या ना? हाँ, सबको पता है, क्लियर है? तो यहाँ पे 1/r मल्टीप्लाई एल बाई ए को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ G स्टार से। 1/रो होगा आप लोगों का यहाँ पे कप्पा, तो ये आप लोगों का हो गया कप्पा। बताओ तो, डाउट है? नहीं, पक्का? चलो देखो, तो आर इक्वल टू क्या निकालना था आपको? आर इक्वल टू रो एल बाई ए, 1/रो भाई, 1/रो इक्वल टू होता है कप्पा। तो रो इक्वल टू कितना होगा? 1/कप्पा। तो यहाँ पे 1/कप्पा रख दिया, और ये एल बाई ए आप लोगों का हो गया। यस और नो? यस बच्चों, क्योंकि हम लोगों को आर यहाँ पे निकालना है इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। द क्वांटिटी एल बाई ए इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। अभी बताया आपको, एल बाई ए को क्या बोलते हैं हम लोग? सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जी स्टार से। तो जी स्टार इक्वल टू एल बाई ए, तो आर मल्टीप्लाई कप्पा। अभी बताया आप लोगों को, यस और नो? देखो ना, यहाँ पे क्या था? आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो 1/रो इक्वल टू कप्पा। एल बाई ए को हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों? यहाँ पे चेक करो, आर मल्टीप्लाई कप्पा।
बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। कहाँ पे? मेटेलिक सेल, कंडक्टिविटी सेल के लिए हम लोग ये सब बात कर रहे हैं। किसके अंदर बात कर रहे हैं? कंडक्टिविटी सेल के अंदर हम लोग ये बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर की हम लोग ये बात नहीं कर रहे हैं। ये पॉइंट आपको समझना होगा। तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ये आप लोग के कंडक्टिविटी सेल के अंदर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप उसके अंदर इसको अप्लाई कर दें, ठीक है। वंस द सेल कांस्टेंट इज डिटरमाइंड, आपने एक बार सेल कांस्टेंट को डिटरमाइन कर लिया, वी कैन यूज इट फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस। अब जब आपका सेल कांस्टेंट डिटरमाइन हो गया तो उससे हम लोग क्या करेंगे? रेजिस्टेंस, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, तो इससे हम लोग को रेजिस्टेंस मेजर हो जाएगा, ठीक है। और कंडक्टिविटी आप लोगों को मेजर हो जाएगी किसी भी सॉल्यूशंस की, ठीक है। द सेटअप फॉर द मेजरमेंट और रेजिस्टेंस, एक और आपके पास सेटअप है जिसके थ्रू आप लोग रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, और इसे बोलते हैं हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि आप लोग फिजिक्स में पढ़ के आए हैं। बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? इसके थ्रू रेजिस्टिविटी को मेजर किया जाता है। देखो इसके अंदर आप लोग के क्या होते हैं, इसको बोलते हैं R2। यहाँ पे चेक करो, आपके हैं रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4। ये ऑक्सीलेटर सोर्स से ऐसी पावर का सोर्स होता है ये आप लोगों का। P होता है डिटेक्ट करने का, हेडफोन और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो उनको यहाँ पे डिटेक्ट करने का काम करता है। बच्चों ये कंडक्टिविटी सेल यहाँ पे आपने लगा दिया। जो R1 है रेजिस्टेंस, ये वेरी करता है। जैसे ही आप वायर को कनेक्ट करेंगे तो ये आप लोग का वेरी करना स्टार्ट कर देगा। R3 और R4 की वैल्यू फिक्स होती है, और यहाँ पे आप कंडक्टिविटी सेल के यहाँ पे आप क्या करेंगे? एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। ये कंडक्टिविटी सेल है। यहाँ पे आपने क्या किया? जिस भी वायर की आपको कंडक्टिविटी निकालनी है उसको आपने कनेक्ट किया। R1 यहाँ पे वेरी होगा, जो P है ये डिटेक्ट करने का काम करेगा, और इसके लिए यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला वर्क करता है, और वो फॉर्मूला है आप लोगों का R2 इजकल टू R1 R4 अपॉन R3। बस आपका R2 क्या था बच्चों? देखो R2 ये निकालना था, मैंने आपको बताया था इसको आपका R2 बोलते हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है? R2 निकालना है। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो इनकी वैल्यू फिक्स है उनको लिखो और क्या करो? R3 से डिवाइड कर दो। R3 क्या है बच्चों? ये वाला। तो R4 और R1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो और R3 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या होगा बच्चों? रेजिस्टेंस यहाँ पे मेजर हो जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ टू रेजिस्टेंस R3 एंड R4 एंड अ वेरिएबल रेजिस्टेंस R1। और वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होगा आपका? R1 यहाँ पे होगा, क्लियर है। कंडक्टिविटी सेल हैविंग द नॉन रेजिस्टेंस R2, और R2 आपका नॉन रेजिस्टेंस हो जाएगा। कंडीशंस अननोन रेजिस्टेंस R2, यहाँ पे आप लोगों को इसको फाइंड करना होगा। बच्चों आजकल क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग को डिजिटल मीटर जो है वो मिल चुका है, तो हम डायरेक्टली डिजिटली तरीके से उसकी रीडिंग फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दिस डे एक्सपेंसिव कंडक्टिविटी मीटर्स आर अवेलेबल विच कैन डायरेक्टली रीड द कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस। तो हम लोग को आजकल व्हीटस्टोन ब्रिज या कंडक्टिविटी सेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो डायरेक्टली उसको वहां पे आपका मेजर कर लेते हैं। सेल कांस्टेंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इन द सेल इज डिटरमाइन। द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज गिवन बाय द इक्वेशन। बच्चों ये आपको इक्वेशन दी हुई है, कप्पा इजकल टू सेल कांस्टेंट अपॉन आर। तो कप्पा इजकल टू सेल कांस्टेंट होता है L बाई ए, और ये आप लोगों का 1 बाई आर हो गया, तो सेल कांस्टेंट अपॉन आर हो गया। बच्चों इसको 1 बाई आर है तो आप इसको लिख सकते हैं सेल कांस्टेंट मल्टीप्लाई सी, सी होता है 1 बाई आर। तो इस तरीके से भी बच्चों आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ तक का क्लियर है? किसी को कोई डाउट? पक्का सारा अच्छे से समझ में आया? तो बच्चों जो आज का ये वाला आपका वीडियो लेक्चर था, इस वाले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को कंडक्टेंस वगैरह इसके बारे में बताया है। जो कंडक्टेंस था उसके अंदर हम लोगों ने क्या सीखा
कि किस तरीके से आप लोग की कंडक्टिविटी सेल के थ्रू रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी को मेजर किया जाता है। तो बच्चों आज की वीडियो हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में सीखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल भी आप लोगों के करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक हमारी वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छे से पढ़ाई करो, खूब सारी मस्ती करो, ढेर सारा एंजॉयमेंट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय बच्चों।